Assalamu alaikum students. Today we discuss the second topic of chapter number 3, that is the derivation of Bohr's theory. That model is that Bohr's theory is that is the Bohr model for hydrogen atom. Now we know that in the case of hydrogen atom, we have a nucleus in between, and the one electron is revolving around the nucleus. This is radius r, and electron is moving in this in circular motion around the nucleus. Now we know that if when some body is moving around around nucleus, when some electron is moving around nucleus, there is a centripetal force, and we know that the nucleus is positively charged and electron is negatively charged. So there is a force in between these two charged bodies, and that force is Coulomb force. Basically, Coulomb force is applies centripetal force on in between these two bodies. So Coulomb force जो है वो आपके पास होगी ऐसी फोर्स जो अप्लाई करे, जो प्रोड्यूस करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसकी डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं. हम ये कहते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ वी नो दैट F इज इक्वल टू एम ए होता है इन द क्लासिकल ऑर्बिट ना. जब क्लासिकली हम देखते हैं तो न्यूटन लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए. लेकिन जब हम ये देखते हैं कि जब हम चार्जेस की बात करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं, जब मीन्स हमारे पास टू बॉडीज हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूक्लियस है. वी नो दैट न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज. तो इस तरह से हमारे पास जो है हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो दैट इज इक्वल टू ZE, और जहां हम ये कह देते हैं कि Z जो है दैट इज द एटॉमिक नंबर एंड इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन. तो हम ये लेते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ZE ले लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो हम उसको E के इक्वल ले लेते हैं. ठीक है ना. ये ZE है और ये हमारे पास E है. तो जो है हमारे पास फिर क्या होगा कि और एक चीज़ हम और कंसिडर करते हैं. हम ये कहते हैं कि जो मास है न्यूक्लियस का दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, एंड ME बी द मास ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन. और हम ये भी जानते हैं कि द ME इज मच मच लेस देन कैपिटल M. तो हमारे पास फिर ये होगा कि अब ये हम जो बात मैंने आपको पहले बताई है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा होता है तो देयर इज अ कूलम फोर्स. ठीक है, क्योंकि ये दोनों चार्ज बॉडीज हैं. तो कूलम फोर्स जो है वो होगी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. दिस कूलम फोर्स अप्लाइज द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम ये इन दोनों यानी कि जो हमारे पास कूलम फोर्स है FC इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. तो हम ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. आपको मैंने बताया था जैसे Q स्क्वायर होता है ना, तो क्या Q1 Q2 हम लेते हैं, तो यहाँ पे Q1 हम ले रहे हैं ZE और Q2 हम ले रहे हैं E. इलेक्ट्रॉन का है और ये हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है, तो ओवर R स्क्वायर. और ये हमारे पास इक्वल होगा MV स्क्वायर ओवर R होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ME आ जाएगा आपके पास बिकॉज इट इज फॉर जो कूलम सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस पे एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन पे. ठीक है, तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम V स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और ये R स्क्वायर है, तो ये एक R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा MER. ठीक है, इसको उधर ले जाएं, ME को इधर ले जाएं और R से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा MER. और अब यहाँ पे हमारे पास V स्क्वायर है, तो हम इसका जो है वो इसको अंडर रूट लेंगे, तो हमारे पास फिर ये वैल्यू आ जाएगी. दैट इज इम्पोर्टेंट. V की वैल्यू जो हम आगे भी यूज करेंगे. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है this is basically this is the value of V, and we can compute from. हम इस वैल्यू V की वैल्यू को यूज करके हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं.
ठीक है। तो उसके लिए हम जो है वो इक्वेशन यूज करेंगे यूजिंग द रिलेशन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, हमारे पास एक इक्वेशन हम जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, वेलोसिटी है ये। और ओमेगा हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ, या हम इसको 2 पाई न्यू भी लिखते हैं। आप अगर आपने एफ यूज करना तो आप एफ पी यूज कर सकते हो इसकी जगह, क्योंकि ताकि वी और न्यू आपस में कंफ्यूज ना करें। तो हम आर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई आर न्यू, यानी कि मैंने 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू लिख दिया ओमेगा की जगह पे, और आर यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब यहाँ से हम जो है वो फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी ओवर वी मीन्स वेलोसिटी ओवर 2 पाई आर। तो 1/2 पाई आर, अब v की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमने लास्ट में कैलकुलेट की है, दैट इज अंडर रूट जेड स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ई आर, एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट, इसको आप अंदर ले जाओ अंडर रूट में, तो अंडर रूट पे लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और अंडर रूट ले लेंगे, दैट इज 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अंडर रूट। और ये वो वाली ही एक्सप्रेशन है जो मैंने ये वाली एक्सप्रेशन है, यही यहाँ पे लिखी हुई है। सिर्फ यहाँ पे क्या किया कि इसका स्क्वायर और फिर अंडर रूट ले लिया, क्योंकि हमारे पास दोबारा वही टर्म आ जाएगी 1/2 पाई आर अगर हम इसको सॉल्व करें। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जेड ई स्क्वायर ओवर 16 सॉरी 4 मल्टीप्लाई 16 पाई क्यूब, पाई स्क्वायर है और यहाँ पे पाई स्क्वायर है, यहाँ पे पाई है, पाई क्यूब आ गया, एप्सिलॉन नॉट एम ई और आर क्यूब, क्योंकि एक और भी आर है, एक ये आर स्क्वायर है और यहाँ पे भी आर है, तो हमारे पास आ जाएगा आर क्यूब। अब हमने ये यूजिंग द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 4.9। अब यहाँ तक तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने क्या क्या कैलकुलेट किया है, पहले हमने कैलकुलेट किया है वेलोसिटी और अब हमने फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यूजिंग द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 4.9 वी गेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन गिवन बाय, ये जो हमने ऊपर थी ना v स्क्वायर, ये v स्क्वायर की वैल्यू जो है वो यूज करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्या आ गया, ई आर के आर इज इक्वल टू 1/2 एम ई वी स्क्वायर, उसकी वैल्यू जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना ये जेड ई स्क्वायर 8 आ यहाँ जगह 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और एम ई से कैंसिल हो जाएगा, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, दोनों हम एनर्जी कैलकुलेट करके तो फिर हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। अब ये आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर एफ डॉट डी आर। ठीक है, ये आप लोग देख ही लेना अपनी किसी की बुक्स में, ये आपको पता चल जाएगा कि दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी टू आर, अब हमारे पास इसको हम एफ डी आर कॉस 180, कॉस 180 क्यों आया, क्योंकि आपको पता है कि जो फोर्स है दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर, लेकिन जो डी आर है यानी रेडियस है वो हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम यहाँ पे कॉस 180 यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास cos 180 आ गया। अब ये माइनस है और दूसरा माइनस जो है वो यहाँ पे cos 180 की वजह से आ गया, cos 180 की वजह से माइनस साइन आएगा, तो हमारे पास जो है वो f की वैल्यू क्या है, जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि फोर्स कौन सी इनके दरमियान में है, कूलम्स फोर्स है, इनटू डी आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस जो है वो किस वजह से आया, ड्यू टू cos 180, और ये माइनस जो है वो इसके साथ पहले ही एक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दैट इज इसके साथ हमेशा माइनस का साइन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे और माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर आर, ये हमारे पास कैसे है, डी आर ओवर आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू
-2 + 1 ओवर -2 + 1। माइनस माइनस जो है वो एक दूसरे से, इसकी वजह से ये जो माइनस नीचे आ जाएगा और ये माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास ये जो बाहर वाला माइनस है ये मैंने इधर लिख दिया। तो -ZE² ओवर R ओवर इंफिनिटी। अब ये इसके लिए जो R है, R आ जाएगा तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, और दूसरा जो इंफिनिटी वाली R, जब यहाँ इंफिनिटी पुट करेंगे R की जगह पे, तो वो तो टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म रह जाएगी -ZE² ओवर 4πε0 R। ठीक है, ये तो हमारे पास आगे। फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ER हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इन दोनों का सम ले लेंगे, तो हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी आई है ZE² ओवर 8πε0 R, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है -ZE² ओवर 4πε0 R। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम लेके जब हम इनको इसको सॉल्व करेंगे तो वी हैव -ZE² ओवर 8πε0 R। ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई इसकी काइनेटिक टोटल मैकेनिकल एनर्जी ER की वैल्यू आ गई। अब हमने है नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर मोमेंटम। Angular momentum of the orbiting electron is given by LR is equal to MEVR। ठीक है, अब इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें हमने क्या करना है, किसकी वैल्यू पुट करनी है, V की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि अभी तक हमने V कैलकुलेट किया है ना। तो आपको पता है कि ये तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो MVR के इक्वल होता है। We get MLR is equal to MER ZE² ओवर 4πε0 MER। अब इसी तरह ही इसमें भी हमने ये करना है कि MER को इसके अंदर ले जाएं, तो हमारे पास आ जाएगा ZE² ME² R² ओवर 4πε0 MER। तो हमारे पास आ जाएगा ZE² MER ओवर 4πε0। ठीक है, ये हमारे पास LR आ गया। इन ऑल द रिलेशंस कंटेन्ड इन इक्वेशंस 4.1 to 4.15, जितनी भी हमने अभी कैलकुलेट की हैं, द नॉलेज ऑफ R, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। हर वैल्यू में आपने देखा होगा कि R की वैल्यू R लाजमी आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने अगर हम इनको क्वांटाइज्ड फॉर्म में करना चाहें, फॉर एग्जांपल बेसिकली क्वांटाइज्ड फॉर्म में हम जब कोई भी एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो वो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो हमने क्वांटाइज फॉर्म में जब लिखते हैं, क्वांटाइज का मतलब है हम सिंपल, अगर हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन में n आ जाता है ना, n इज द क्वांटम नंबर। ठीक है, तो n जब होगा तो फिर दैट इक्वेशन इज क्वांटाइज्ड। तो हमें बेसिकली जो अभी हमने जितनी भी ऊपर की है ना एक्सप्रेशंस फाइंड आउट, वो क्लासिकली हमने कैलकुलेट की है। ठीक है, अभी ऊपर जितनी भी थी वो हमारे पास क्लासिकल इक्वेशंस थी, क्लासिकल कैलकुलेशंस थी। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो करते हैं कि हम R की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे कि R जो है वो क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यूज करते हैं इक्वेशन, ये वाली जो एक्सप्रेशन है 4.14 को इक्वेशन को लेते हैं, 4.14 ये इक्वेशन है। अब इसको हम अगर इजीली हम यहाँ से R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, R इज इक्वल टू ZE² ओवर 8πε0 E। ठीक है, माइनस के साइन के साथ। ठीक है, R इज इक्वल टू -ZE² ओवर 8πε0 E। अब ये वाली वैल्यू हम यूज करेंगे 4.1 में, वी गेट अ रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्लासिकल मैकेनिकली ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिकली करेंगे तो हम एनर्जी की वैल्यू ऐसी लिखेंगे जिसमें हमारे पास n आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम CM का मतलब ये है क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट, जो हमारे पास 4.11 में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये वाली, ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे R की यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स इक्वल टू ZE² 16 π³ ε0 ME
और माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई क्यूब। ठीक है, बाकी हमने वही एक्सप्रेशन जो ऊपर थी वो लिख ली है। अब हम यहाँ से जो है वो क्या करेंगे कि माइनस, ये जो माइनस है ये क्यूब है ना, तो ये माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, जेड ई स्क्वायर, और यहाँ पे 8 का जब हम क्यूब लेंगे तो वो हमारे पास ये इक्वल होता है 512 के। ठीक है, और ये मतलब नीचे वाली जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में जो है ये सब इधर आ जाएगी ना ऊपर। तो हमारे पास 512 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट क्यूब ई क्यूब। ठीक है, ये सारी टर्म जो नीचे डिनोमिनेटर में है ना, यहाँ पे थर्ड डिनोमिनेटर मीन्स के ये भी डिनोमिनेटर, उसके बाद एक और डिनोमिनेटर है, तो इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। हमारे पास आ जाएगा 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम ई जेड क्यूब ई 6। ठीक है, ये सब इसको ओपन किया, कोई इतना मुश्किल इसमें नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से 5 1 2 और 16 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -32। अच्छा, और उसके बाद क्या है कि पाई क्यूब से कैंसिल हो गया, जेड जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ई स्क्वायर यानी ऊपर टर्म सिर्फ हमारे पास 32 रह जाएगा। उसके बाद हमारे पास एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि नीचे एप्सिलॉन नॉट है, और ई क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नीचे क्या हो जाएगा, पाई क्यूब तो कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट भी एम ई रह जाएगा, उसके बाद जेड स्क्वायर रह जाएगा और ई 4 रह जाएगा। ठीक है, और 1/2 के साथ। ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स आ गई, वेयर द सबस्क्रिप्ट सीएम स्टैंड्स फॉर द डेरिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। अच्छा, अब हम इस टर्म को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिक्स लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस एक्सप्रेशन में मतलब लार्ज क्वांटम नंबर्स की, क्योंकि आपको पता है जो n होता है दैट इज लार्ज, m से लार्ज होता है ना, वो जो हमने रिडबर्ग इक्वेशन लिखी थी उसमें हमने क्या कहा था कि जो n है दैट इज ग्रेटर देन m। तो हम लार्ज क्वांटम नंबर वाली एक्सप्रेशन यूज करेंगे ई एन, और वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द फ्रॉम इक्वेशन 4.8 वी गेट एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी इन द रीजन ऑफ लार्ज क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ई की वैल्यू पुट कर देंगे। ई की वैल्यू हम लिख देंगे -HCR/n² क्यूब, ये लास्ट लेक्चर में हमने किया। ठीक है, और बाकी हमने वही चीज़ है, वही सेम टू सेम है, बस बाकी सिर्फ हमने ई की वैल्यू पुट कर दी है। और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब, ये एच क्यूब, ये माइनस और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे, एच क्यूब सी क्यूब आर क्यूब ओवर एम ई जेड स्क्वायर ई 4 1/2, और 1/n क्यूब को मैं बाहर लिख लूंगी। ये n स्क्वायर है और ये 1/2 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिर्फ क्यूब, तो 1/n क्यूब। अच्छा, अब हमारे पास है कि इन क्लासिकल फिजिक्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज आल्सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन। रिवर्टिंग टू इक्वेशन, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम ये कहते हैं कि क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज आल्सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन, यानी कि हमारे पास जो भी इमिशन हो रही है और जो रेवोल्यूशन है वो दोनों फ्रीक्वेंसीज सेम होती हैं। लेकिन अब हमारे पास क्वांटम मैकेनिकली जो है वो ये हमें पता है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है एच न्यू इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू ई एन माइनस ई एन, दैट इज द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स थ्योरी। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी, अब हम क्वांटम दैट करेस्पॉन्ड्स टू द क्लासिकल फ्रीक्वेंसी कंटेन्ड इन इक्वेशन 4.17 इज द लोएस्ट इमिटेड फ्रीक्वेंसी associated with a transition from nth state to the next lower state with quantum number n-1। यानी कि अब हमारे पास ये है कि इससे ऊपर जब हम बेसिकली क्वांटम, ये हमने लार्ज नंबर्स के लिए की है ना, हमने जो हमने बात कर रहे हैं कि जब हम लार्ज वैल्यू पुट करेंगे क्वांटम नंबर की, ठीक है, लार्ज क्वांटम नंबर्स के लिए हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट की है। लेकिन जब हम स्मॉल की तरफ जाएंगे यानी कि इससे कम की तरफ जाएंगे, यानी कि हम ये कहेंगे कि लोएस्ट इमिटेड फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन फ्रॉम nth स्टेट टू द
नेक्स्ट लोअर स्टेट विद क्वांटम नंबर, यानी कि हम जब लार्ज से स्मॉल की तरफ जाएंगे तो फिर हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स आ जाएगा। ऊपर जो है हम ये क्लासिकल, जब ज़्यादा लार्ज क्वांटम नंबर होंगे तो वो हम क्लासिकल मैकेनिक्स वाला केस डिस्कस करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स के केस में होगा। लेकिन जैसे जैसे हम स्मॉल की तरफ जाएंगे हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ चले जाएंगे। तो हम द फ्रीक्वेंसी क्वांटम दैट करस्पॉन्ड्स टू द क्लासिकल फ्रीक्वेंसी कंटेन्ड इन is the lowest emitted frequency associated with the transition from nth state to the next lower state with quantum number n-1, यानी n से n-1 में जाना है। तो यहाँ से हम ये क्या मतलब, ये हमारा ये है कि हम क्या करेंगे, पुटिंग m इज इक्वल टू n-1 इन इक्वेशन 4.3। इक्वेशन 4.3 जो है वो ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन को हम जो है वो हमें ये भी पता है कि 1/lambda frequency v is equal to frequency is equal to c by lambda, वो भी होता है, ठीक है, c by lambda। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसको क्वांटम मैकेनिक्स में लेकर जाएंगे जब हम, क्योंकि अब हम लार्ज क्वांटम नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्मॉल क्वांटम नंबर्स की तरफ जा रहे हैं, यानी n से n-1 की तरफ जा रहे हैं। तो हम स्मॉल की तरफ जा रहे हैं, स्मॉल क्वांटम नंबर्स की, तो हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स लिखेंगे। यहाँ पे हमने लार्ज क्वांटम नंबर्स की बात की थी, तो इस वजह से हम जो है यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें। अब हम इसमें ये है कि सी आर इज इक्वल टू सी आर, ये सी आर यहाँ पे सी आर पुट करेंगे कि सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू, हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें ना, तो फ्रीक्वेंसी क्वांटम मैकेनिकली फाइंड आउट करें सी बाय लैम्डा, तो सी आर यहाँ पे आ जाएगा 1/m की जगह पे हम पुट कर देंगे n-1 का स्क्वायर -1/n स्क्वायर। सी आर इज इक्वल टू, अब इसका n स्क्वायर, इसका जब एलसीएम लेंगे वी हैव n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर ओवर, इसका जब एलसीएम होगा तो n स्क्वायर n-1 का स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करेंगे तो वी हैव n स्क्वायर माइनस, इसको n स्क्वायर -1 का स्क्वायर को ओपन करें, वी हैव n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n। अच्छा, जब ये माइनस जो है वो अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वी हैव n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गए, एंड वी हैव -1 स्क्वायर प्लस 2n। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n-1। ठीक है, आगे हमने इसको इस तरह से लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम जो ये मैंने भी पोस्टुलेट की बात की ना, यहाँ पे ये जो पोस्टुलेट है इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता भी दिया है कि ये पोस्टुलेट फ्रीक्वेंसी पोस्टुलेट है, एटम कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी रेडिएशन ओनली व्हेन इट अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेशनरी स्टेट टू अनदर। ठीक है, जब भी ट्रांजिशन होगी ना तो तभी एटम जो है वो इमिट और एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। The energy difference between these two states equal to the energy of the emitted or absorbed photon. If an atom undergoes transition from an initial state of higher energy En, higher energy En है, to final state of lower energy Em, the energy of the emitted photon is given by En minus Em। ये जो हमने ऊपर भी एक्सप्रेशन की थी, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बैक पे हम आ जाए दोबारा। इसके बाद जो है वो फ्रीक्वेंसी क्वांटम मैकेनिकली हमारे पास फिर किसके इक्वल हो जाएगी, CR2n-1 ओवर n स्क्वायर n-1 स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम ये कहें, हम ये सपोज करें कि हम ये कहते हैं कि जो n है, अगर लार्ज नंबर्स के लिए लेंगे, बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो n की वैल्यू लार्ज है, लार्ज क्वांटम नंबर है, तो हम ये निगलेक्ट कर देते हैं 1 को। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन शुड एग्री विद द क्लासिकल एक्सप्रेशन। क्लासिकली हम अगर ये इसको देखें तो लिमिट ऑफ लार्ज क्वांटम नंबर्स हमारे पास है कि जब क्लासिकल एक्सप्रेशन तब होगी जब हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो क्वांटम नंबर है दैट इज लार्ज। So for n is greater than n equal to 1, we can write, हम ये consider करते हैं कि अगर n greater है तो we have CR
2n, यानी 1 को हम निगलेक्ट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू n, यानी n अगर बहुत लार्ज है तो 1 इज निगलेक्ट, हम 1 को दोनों तरफ से 1 को निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे ही कहते हैं कि जब हम 1 को निगलेक्ट कर देंगे तो हम CR2n लिख लेंगे और नीचे भी हम लिखेंगे n स्क्वायर 1 को हमने निगलेक्ट कर दिया, तो हमारे पास फिर आ जाएगा CR2CR ओवर n से एक n से कैंसिल हो गया तो वी हैव n क्यूब, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा n क्यूब, और निगलेक्टिंग 1 एज कंपेयर टू लार्ज वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये तो हमने कैलकुलेशन कर ली और हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे n है और हम इसको क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन लिख लिया, और जो ऊपर है वो हमारे पास फिर क्या है, दैट इज द क्लासिकल एक्सप्रेशन, ये वाली क्लासिकल एक्सप्रेशन है और नीचे हमने क्वांटम मैकेनिकली कैलकुलेट की। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द correspondence principle which states and in the limit of large quantum numbers the quantum mechanics frequency contained in equation 4.1 must be equal to the classical mechanics principle contained in equation 4.17। इसका थोड़ा सा हम आगे पीछे मैंने शायद आपको कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल नहीं बताया। कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली क्या है कि वी हैव टू सेट्स ऑफ रूल्स फॉर मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स। आपको मैंने शुरू में एक दफ़ा बताया था, आपको शायद याद हो, कि हमारे पास जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स के लिए होता है। मतलब हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए हमेशा हम लार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं, जैसे बॉल हो गया या कोई भी लार्ज बॉडी जो होती है उनकी बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं तो हम जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे भी यही है कि मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो हमेशा फॉर स्मॉल पार्टिकल्स के लिए होती है एंड क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर लार्ज पार्टिकल्स। हाउएवर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम पार्टिकल्स। तो हमें यानी कि हम लाइन तो नहीं ड्रॉ कर सकते ना इनके दरमियान, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि बेसिकली हमारे पास ये आप जो है ना वो एक 3.12 टॉपिक है इसी बुक का, वहाँ से भी आप लोग ये देख सकते हैं। बहरहाल जो है वो हमारे पास हम ये कंसिडर करते हैं कि जब एक हम लिमिट लगा देते हैं कि बोहर ने जिस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था, उसने कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल स्टेट किया था, उसने कहा था कि क्वांटम थ्योरी मस्ट एग्री विद क्लासिकल थ्योरी इन द लिमिट ऑफ लार्ज क्वांटम नंबर्स। ठीक है, उसने कहा था कि जब लार्ज क्वांटम नंबर्स होंगे तो फिर क्वांटम थ्योरी जो है वो एग्री करेगी क्लासिकल थ्योरी से। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर हम ये लार्ज क्वांटम नंबर्स की बात करें तो हम ये कंसिडर करते हैं, जैसे हमने ये ऊपर था यहाँ पे, तो हम लार्ज क्वांटम नंबर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने दोनों केसेस में लार्ज क्वांटम नंबर्स की बात की, इधर भी इसमें भी लार्ज क्वांटम नंबर्स की बात की थी इस एक्सप्रेशन में भी, और जो हमारे पास बाद में एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किया इसमें भी हमने लार्ज क्वांटम नंबर्स की बात की। तो ये दोनों एक वैल्यूज जो हैं वो लार्ज क्वांटम नंबर्स के लिए ही हैं, और हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि कोरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल में हम ये कहते हैं कि जो लार्ज लिमिट है क्वांटम थ्योरी एंड इसमें हम ये कहते हैं कि क्वांटम थ्योरी मस्ट एग्री विद क्लासिकल थ्योरी इन द लिमिट ऑफ लार्ज क्वांटम नंबर्स। तो हम यहाँ पे दोनों को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम जो है वो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, हम r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। r जो है दैट इज द बिटबर्ग कांस्टेंट। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इन दोनों को जब इक्वल करेंगे तो 32 जो दोनों जो बड़ी एक्सप्रेशन है v क्वांटम frequency of in quantum mechanics and frequency in classical mechanics and frequency in quantum mechanics को इक्वल कर दिया, n क्यूब से कैंसिल हो गया और यहाँ से हम जब सब कैंसिल वगैरह करके तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी m e z square e4 over 8 epsilon naught h cube c।
a theoretically predicted value for Rydberg constant in terms of the fundamental constants, namely the charge E and the mass m of the electron, speed c of light and the Planck's constant h. अब ये इन चीज़ों को यूज करके उसने बोहर ने कैलकुलेट की द वैल्यू ऑफ आर इन गुड एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ आर यूजिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 4.1 4.8 गिव्स यहाँ से 4.8 जो है वो आपके पास जो एक्सप्रेशन है 4.8 कौन सी एक्सप्रेशन है 4.8 आपके पास जो है वो वही है ई एन इज इक्वल टू माइनस अभी यहाँ पे नहीं है जो लास्ट में लेक्चर किया था ना माइनस एच सी आर ओवर एन स्क्वायर ई एन इज इक्वल टू माइनस एच सी आर ओवर एन स्क्वायर तो यहाँ पे हमने एच सी आर की जगह पे वैल्यू पुट करनी है एच आर की वैल्यू पुट करनी है ई एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे माइनस आ जाएगा एम ई जेड स्क्वायर ई 4 ये तो वही आ गया और एच आर की वैल्यू हमने पुट की है तो उसके साथ हमारे पास एच जो है वो इधर से कैंसिल हो गया एच क्यूब था ना नीचे एच क्यूब था हाँ तो एक एच कैंसिल हो गया और सी भी था एच सी आर था ना तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन वो आपको पता है माइनस एच सी आर ओवर एन स्क्वायर तो एच से कैंसिल हो गया वी हैव एच सी 8 epsilon naught h square over 1 over r which is purely a quantum mechanical expression जो ये वाला हमने कैलकुलेट किया है ना that is the quantum mechanical expression क्योंकि यहाँ पे हमारे पास n आ गई है which is purely a quantum expression for the energies of the stationary state atom with z is equal to 1 अगर हम z is equal to 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे z1 आ जाएगा this expression for the energy of hydrogen atom states can be carried over unchanged into modern quantum mechanics अब ये हमारे पास इक्वेटिंग इक्वेशंस 4.1 4 एंड 4. वी कैन फाइंड रेडियाई अब हमने इसमें रेडियस भी कैलकुलेट करना है ई एन हमने कैलकुलेट कर लिया आर एन कैलकुलेट करना है ठीक है आर एन हमारे पास फिर क्या आ जाएगा ई एन इज इक्वल टू माइनस जो हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन कौन सी थी कौन सी हमने यूज करनी है ठहरे एक तो 4.14 हमारे पास कौन सी एक्सप्रेशन है 4.14 माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 8 बाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारे पास जो मैकेनिकल टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी ना पहले ठीक है वो वाली एक्सप्रेशन हमने लिखी है ये दोनों एक्सप्रेशंस को यूज करके माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 8 बाई एप्सिलॉन नॉट आर एन और दूसरी हमने जो अभी कैलकुलेट की है माइनस ये दोनों के साथ माइनस माइनस का साइन आ रहा है कैंसिल हो गया फ्रॉम हियर हमने आर एन कैलकुलेट करना है ना तो दोनों को आर एन हम इसको इस साइड पे ले जाएं और बाकी टर्म्स को इधर ले आए तो हमारे पास यहाँ से जो है वो आर एन की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर ओवर जेड ई स्क्वायर पाई एम ई एन स्क्वायर और ये जो है दैट इज अगर हम z इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं z जो है वो हमारे पास ये सब हमारे पास जो है दैट इज इक्वल टू आर नॉट उसको हमने कांस्टेंट दे देते हैं ना वैल्यू तो आर नॉट दैट इज द बोहर्स रेडियस विद वैल्यू आर नॉट इज इक्वल टू 5.3 भी लिखते हैं इंटू 10⁻⁻11 ठीक है तो दैट इज 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग भी इसको हम लिखते हैं 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग भी फॉर्मली आर नॉट इज द रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट फॉर n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 1 जब लेंगे तो फिर हमारे पास जो है ये वाली एक्सप्रेशन आएगी बोहर ऑर्बिट की वैल्यू विच डिफाइंस द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन बोहर सेमी क्लासिकल प्लैनेटरी मॉडल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एटम जब हम एक इलेक्ट्रॉन लेंगे ना जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो R1 इज मतलब हमारे पास R जो है वो इक्वल हो जाएगा 5.3 ये तो 1 हो जाएगा ना तो हमारे पास आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम लेकिन जब हम n ग्रेटर होगा 2 होगा 3 होगा तो फिर हमारे पास इसकी r की वैल्यू चेंज हो जाएगी ठीक है लेकिन जो है ना बेसिकली हम ये r0 तब लेते हैं जब हमारे पास हाइड्रोजन r0 की वैल्यू 5.3 तब लेते हैं जब हमारे पास हाइड्रोजन z जो है वो 1 होता है ठीक है तो
इसलिए जो है ये तो हमारे पास आ गई वैल्यू। इमेजिन द इलेक्ट्रॉन मूविंग Bohr radius serves as a convenient unit to measure lengths on the scale of atomic dimension, the quantization of energy and radius। ये हमारे पास क्या आ गया, एनर्जी आ गई। पहले हमने En कैलकुलेट किया और हमने Rn कैलकुलेट किया। is imply that our mechanical properties are also quantized in the planetary model Bohr's semi-classical atom, the quantization of angular momentum। अब हमने angular momentum भी उसकी भी quantization calculate करनी है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो हमने इसकी एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेट करनी है। Ln इज इक्वल टू एन ए। इसको हम जब हम इसको क्वांटम मैकेनिकली लिखते हैं तो हम Ln इज इक्वल एन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन एच कट आ जाएगा, एन एच ओवर 2 पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्रेशन होती है। तो लेटर ऑन अब इसमें ये है कि बेसिकली हमने अब एल एन की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। तो हम ये कंसिडर ये करते हैं कि डी ब्रॉगले जो है, जब उसने कहा था कि गिव्स अ सेटिस्फैक्टरी इंटरप्रिटेशन ऑफ द बोहर रूल फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डी ब्रॉगले ने एक अपना उसने कहा था कि अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि स्टेशनरी स्टेट्स आर पॉसिबल। स्टेशनरी स्टेट्स जो है ना, ये भी इसका एक पोस्टुलेट था। उसने कहा था कि स्टेशनरी स्टेट्स अगर आर पॉसिबल हैं तो उसमें ये होगा कि हुज स्टेशनरी स्टेट तभी पॉसिबल होंगी जब हम ये कंसिडर करेंगे कि सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू द इंटेग्रल नंबर ऑफ डी ब्रॉगले वेवलेंथ। ठीक है, सरकमफ्रेंस ये सरकमफ्रेंस है। यू नो दैट एस जो होता है ना, वो जब हम किसी भी ऑर्बिट में कोई बॉडी मूव करती है तो सरकमफ्रेंस इसके इक्वल होता है 2 पाई r के। तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू द इंटेग्रल नंबर यानी n से मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ डी ब्रॉगले वेवलेंथ n लैम्डा n। दैट इज द डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस। यानी डी ब्रॉगले ने ये बात कही थी कि अगर हम स्टेशनरी स्टेट्स की बात करते हैं तो वो कब होगा, जब हम सरकमफ्रेंस जो है दैट इज इंटेग्रल इक्वल टू द इंटेग्रल नंबर ऑफ डी ब्रॉगले वेवलेंथ। n is equal to 1 2 3। तो फ्रॉम हेयर हम यहाँ से कह सकते हैं कि लैम्डा n इज इक्वल टू h ओवर a के हमारे पास एक्सप्रेशन है डी ब्रॉगले वेवलेंथ की। अब ये हम लैम्डा n की वैल्यू पुट कर दें। लैम्डा n इज इक्वल टू 2 पाई r n और n को उधर ले जाएं तो वी हैव n h ओवर m v n। और l n हमारे पास ये फिर हमारे पास क्या होता है, एल एन हमारे पास क्या होगा, ये जो ऊपर हमने देखे कैलकुलेट किया एल एन एन एच ओवर 2 पाई है ना। तो एन एच ओवर 2 पाई को इधर ले आए और एम बी आर एन को उधर ले जाए, एम बी एन आर एन। एल एन इज इक्वल टू एम बी आर, आपको पता ही है एम बी आर के इक्वल होता है एम बी एन आर एन इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई एंड वी हैव एन एच कट। ठीक है, ये तो आपको वही वाली एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो गई। अब हमने विच इज एग्जैक्टली द क्वांटाइजेशन रूल फॉर angular momentum। However, Bohr's quantization rule for angular momentum is at variance with temperature with experiment। For example, for the ground state के लिए हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन एटम n is equal to 1 होता है ना, predicts that Lm is equal to h कट। जब हम n is equal to 1 लेंगे तो हमारे पास जो है वो Lm इज इक्वल टू m, उस वक्त m हम ले लेंगे ना, क्योंकि हमारे पास लोएस्ट ग्राउंड स्टेट में हम m लेते हैं। तो Lm इज इक्वल टू h कट आ जाएगा। वाइल मॉडर्न क्वांटम प्रेडिक्ट्स दैट इसके बाद हमारे पास जो है वो हम mth स्टेट के लिए जो है एनर्जी को अगर लिखना चाहें तो वो हम कैसे लिखेंगे, वो जो हमने ऊपर एक्सप्रेशन कैलकुलेट की थी m e z स्क्वायर e4 ओवर 8 epsilon naught square h square over 1 over m square। अब using equation 4.121 and 4.26, 4.21 हमारे पास जो है वो ये वाली एक्सप्रेशन आई है, किधर है 4.21, ये वाली 4.21। और इसी एक्सप्रेशन में हमने यहाँ पे पुट कर दिया m। पहले हमने ये n के लिए लिखी हुई थी, इसी एक्सप्रेशन को हमने m के लिए भी लिख लिया। तो हमारे पास जो है वो दो वैल्यूज ई एन माइनस ई एम इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसमें से ये कॉमन ले लेंगे 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर।
और यहाँ से हमारे पास फिर अगर हम z को 1 पुट करते हैं फॉर हाइड्रोजन तो हमारे पास जो है 1/m² माइनस 1/n², और ये जो है दैट इज इक्वल टू r, which can explain all the series experimentally discovered in the H atom spectrum. For atoms of large atomic number z, जिसका लार्ज होगा, इक्वेशन 4.27 assumes the form, हम ये लिखते हैं, फिर इसमें हम z लिखेंगे क्योंकि z हमने तो 1 के इक्वल पुट कर दिया था ना, लेकिन अगर हमारे पास लार्ज एटॉमिक नंबर होगा तो फिर z² r आएगा, ठीक है, 1/m², और इसको हम कहते हैं r अल्फा ले देते हैं कि इसमें लार्ज एटॉमिक नंबर, और r अल्फा इज इक्वल टू z² r और m e z² e, पर उसमें z² की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी, लेकिन जब 1 होगा तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे फॉर हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, और बाकी आपको ये पता है कि जब m इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास लेमन सीरीज होगी, जब m इज इक्वल टू 2 होगा तो बॉमर सीरीज होगी, m इज इक्वल टू 3 पे कॉस्टन सीरीज होगी, m इज इक्वल 4 पे ब्रैकेट सीरीज, एंड m इज इक्वल 5 पे फंड सीरीज। तो ये हम जो है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम करेंगे, ठीक है। तो ये आज थोड़ा टॉपिक लेंथी है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि अगर आपको कोई चीज़ इसमें से समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह।